बिहार की राजनीति में इस बार एक नया चेहरा उतरने जा रहा है। ये चेहरा किसी सामान्य राजनेता का नहीं या फिर किसी बड़े व्यापारी का नहीं, बल्कि उस शख्स का है जिसने जिंदगी भर ईमानदारी से वर्दी पहनकर सेवा की है। जी हाँ, हम बात कर रहे पूर्व डीएसपी संजय रंजन सिंह की। सेवा की पगडंडी पर चलते चलते संजय रंजन सिंह अब एक नए रास्ते की ओर बढ़ चले हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ठाना कि वो राजनीति को जरिया बनाकर समाज की सेवा करेंगे। कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में वो उतरने जा रहे हैं। संजय रंजन सिंह का कहना है कि राजनीति मेरा मकसद नहीं बल्कि सेवा मेरी प्राथमिकता है। बच्चों के हाथों में किताब और कलम हो, इसके लिए वो डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का सपना लिए हैं। गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए डिजिटल क्लिनिक बनाने का इरादा रखते हैं। और बेरोजगार युवाओं के जीवन में उम्मीद की किरण जले, इसके लिए रोजगार की नई राह खोलने का भी वादा करते हैं। संजय रंजन कहते हैं कि जब मैं सरकारी नौकरी में था तो सीमित दायरे में बंधा हुआ था, लेकिन अब मैं आजाद हूं और अपनी इस आजादी का उपयोग लोगों की सेवा में करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि व्यवस्था बदलना है। कुर्था विधानसभा की सियासत में संजय रंजन सिंह का यह नया सफर कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी सोच और उनकी नीयत ने लोगों के दिलों में एक उम्मीद जरूर जगाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से अफसर रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को बड़े आराम और सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन संजय रंजन सिंह की सोच, संजय रंजन सिंह के दिलों में मजबूत इरादे ये दर्शाते हैं कि सच में संजय रंजन सिंह अपने क्षेत्र कुर्था विधानसभा के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी आवाज पर हमारी उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। सुनिए क्या कहते हैं संजय रंजन सिंह। सरकारी मुलाजिम रहते हुए और आपने जो है लोगों के बीच में आने के लिए कैसे सोचे ये? और जो सरकारी मुलाजिम होता है उसकी भी जिम्मेदारी लगभग वही होती है जो सामाजिक जीवन में होती है। हाँ, ये रहता है कि धार अलग रहती है और धारा भी अलग रहती है, मगर कुल मिलाकर उद्देश्य एक ही होता है कि कैसे आप जन सेवा कर पाते हैं। तो सरकारी तंत्र में रहते हुए भी आप लगभग वही कार्य करते हैं जो राजनीतिक जीवन में आने के बाद करते हैं। बस यही है कि ये दोनों पहलू अलग अलग हैं, सिक्का एक ही है। तो क्या लगता है सर कि आप जब सरकारी मुलाजिम में थे तो बहुत सा ऐसा फील्ड में देखे होंगे कि कोई काम चाह करके भी आप नहीं कर पाते होंगे, तो क्या उसी को तोड़ने के लिए इस तरह का आपने ये कदम उठाया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी तंत्र में रहते हुए कुछ बंदिशें होती हैं जिसका अनुपालन आपको हर वक्त करना पड़ता है। आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे की जा सकती थी मगर आप नहीं कर पाते हैं। राजनीति में भी बंदिशें होंगी, राजनीति की भी अपनी एक परिसीमा है जिसके भीतर रहकर आप चीज़ों को परखते हैं और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है जिस क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ उस क्षेत्र को मैं जानता हूँ पिछले लगभग 27 सालों से। पहली पोस्टिंग रही है हमारी वहाँ, और जो पहला इश्क होता है वो जीवन भर याद रहता है। वैसे ही पहले इश्क की तरह है, आप समझ लें बड़ा एक रूमानी ख्याल दिमाग में आता है उस धरती के लिए। और सबसे खास बात यह है ना कि विद्रोह की धरती है, जन चेतना की धरती है। ये अलग बात है कि अभी भी अर्धविकसित क्षेत्र है या कहीं अविकसित क्षेत्र है, और अगर जीवन के मापदंड को देखें तो उसके हिसाब से बहुत पीछे है। 25 साल पहले जब मैं उस क्षेत्र से गया था और आज जब 25 साल बाद उस क्षेत्र में लौटा हूँ तो लगभग चीज़ें वैसी ही हैं जैसी कि पहले थी। कारणों की समीक्षा करेंगे तो उसके पीछे एक ही बात आएगी कि दृष्टि नहीं, विजन नहीं था, और सार्थक तौर पे कोई मुहिम नहीं चली कि यार इसको बदल देना है तो बदल देना है, इन चीज़ों को फिर से रीशेप करना है तो करना है। ऐसी कोई ज़िद नहीं दिखाई पड़ती है, शायद ऐसा कोई हठ नहीं दिखाई पड़ता है। कारण शायद यही है जिसकी वजह से आप चीज़ों को लगभग उसी तरह से देख पा रहे हैं जैसा कि आज से 3 दशक पहले। क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको मौका दिया जाता है, मौका मिलता है, जनता देती है, तो सबसे पहले क्या मैनिफेस्टो में क्या लगता है? आइंस्टीन ने कलम उठाए लिखा E = mc² और दुनिया बदल गई।
कार्ल मार्क्स ने कलम उठाई और दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और दुनिया बदल गई। बाइबल किसी ने लिख दिया, कुरान एक आसमानी किताब है, लिख दी गई, गीता लिख दी गई। तो लड़ाई का जो सबसे बड़ा हथियार है आज भी, वो कलम है। एक समय था जब तलवारों की नोक पे हुकूमतें चलती थी, मगर अब दुनिया चलती है संविधान से, दुनिया चलती है कलम से। दुनिया को बदलने की ताकत भी कलम में ही है। आज मुझे लगता है कि जो कलम की लड़ाई है वो पहली लड़ाई है, और अगर मुझे अवसर मिला और ईश्वर और जनता की कृपा हुई तो सबसे पहले मैं हर गांव में एक डिजिटल क्लिनिक, एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करना चाहूँगा। ये कोई बड़ी घटना नहीं होगी, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। मुझे लगता है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको हर रोज़ अपनी किस्मत पे रोना पड़ता होगा। उनको लगता होगा उनके भाग्य में बस खिचड़ी लिखी हुई है। तो जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको आप अंग्रेजी स्कूल कहते हैं, उनके फ़र्क को बुनियादी तौर पर समाप्त करना ये पहला बड़ा अभियान होगा। दूसरी जो चीज़ होगी वो जिस पर मैं काम करना चाहूँगा वो है क्लिनिक, यानी क्लिनिकल असिस्टेंस जो है वो 10 मिनट 15 मिनट के भीतर लोगों को मिले। तो इसके लिए चाहिए एक क्लिनिक, एक मेडिकल क्लिनिक जो डिजिटली इक्विप्ड हो, जिसमें सिर्फ आप क्लिनिकल हेल्प नहीं देते बल्कि कई मसलों पे आप उनके साथ जुड़ते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये कि जो पानी की समस्या है, अगर बारिश हुई तो खरीफ की फसल हुई, अगर बारिश हुई थोड़ी बहुत तो रबी का शुरुआती जो बोनी आदि हुआ, और नहीं तो फिर आप अगले साल का इंतज़ार कीजिए, या फिर बोरिंग है। तो मुझे लगता है कि इसको बचाने की भी मुहिम हम लोग चलाएंगे। एक सबसे बड़ी बिहार में सबसे बड़ा समस्या है या सबसे बड़ा मुद्दा कहिए कि पलायन और बेरोजगारी, इसको कैसे आप देखेंगे अपने क्षेत्र के लोगों? बिल्कुल, वो इसी बिंदु पर मैं आना भी चाह रहा था। पलायन रोकने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? एक कि पढ़ाई में क्वालिटी लाइए ताकि वो एम्प्लॉयबल हों, कोई भी आदमी उनको काम पर रखे तो उसको खुशी हो, यानी उनको जानकारी हो चीज़ों की, समझने की एक क्षमता हो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर ये हैं क्या वहाँ पर इनके लिए काम ढूंढा जा सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ, ढूंढा जा सकता है। पता नहीं क्यों 78 सालों में इनके लिए वहीं पर काम ढूंढा क्यों नहीं गया। एग्रीरियन वर्ल्ड में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत छोटी सी जगह में पैदा किए जा सकते हैं। जैसे फ्लोरिकल्चर है, फूलों का उत्पादन है, जैसे मशरूम का उत्पादन है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हर घर की बाड़ी में, हर घर के पिछवाड़े में केले का पौधा क्यों नहीं है, शरीफा क्यों नहीं है, बेल का पौधा क्यों नहीं है, आम और कटहल और जामुन का पौधा क्यों नहीं है। क्यों हम फ्रूटिंग प्लांट की जगह शीशम लगाते हैं? अगर शीशम लगाते हैं तो हम उसको ठीक से कैटर क्यों नहीं करते, उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? फ्रूटिंग प्लांट आप लगाते हैं तो उसका अगर 1/4 हिस्सा भी घर में कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारा जो न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है, जो खासकर महिलाओं में, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। मशरूम आधा खाइए, आधा देखिए, दूध आधा पीजिए, और बाकी उसको बहुत सारी चीज़ें हैं, पनीर बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण शायद विल पावर की कमी है, दृष्टि की कमी है। आपको और सारे लड़के आपके लुधियाना पंजाब भाग रहे हैं, तो जो लड़के लुधियाना पंजाब में जा कर के कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि आपने उनको यहाँ पर उस लायक बनाया ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़के हैं, हर एक 10 साल में, हर एक 15 साल में एक नई पीढ़ी आपके सामने खड़ी हो जाएगी, बच्चों की एक नई पीढ़ी आ जाएगी। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी लंबी श्रृंखला बन जाएगी तो गहरा संतोष होगा। आप न गाँव में बैठें उनके साथ बात करें, तो वो 3 ही चीज़ कहेंगे कि हमारे पास बढ़िया स्कूल नहीं है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार का दरअसल मतलब भी यही होता है। सरकार अमीर लोगों के लिए नहीं है। अमीर लोग खुद मुख्तार हैं, उनके पास वो अपने आप में गवर्नमेंट है, अपने आप में सरकार है। सरकार का मैं जिस विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रयासरत हूँ, वहाँ के वासियों से मेरा एक ही निवेदन है कि पराजित होने के लिए वोट मत करिए। मैं पराजय की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं किसी को हराने यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा एक ही संकल्प है कि कैसे पूरी सोसाइटी, पूरी कौम, पूरा समाज विजयी महसूस करे। तो विजय की आकांक्षा को लेकर आप मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर एक भी आदमी, सोसाइटी का एक भी आदमी भूखे सो जाता है तो उस पूरी सोसाइटी के लिए कलंक है। अगर एक भी आदमी इस बात से परेशान है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है, तो पूरे सोसाइटी के मौत की सूचना है। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात समझ में आती हो तो आप अपने दोस्त का चयन करें, आप अपने भाई को अपना भरोसेमंद भाई के रूप में चिन्हित करें। मैं चाहता हूँ कि जो राजनीति है उसमें दंभ नहीं हो, राजनीति है उसमें विचार हो, विवेक हो, प्रगति हो और एक दृष्टि हो। एक ऐसी दृष्टि जिसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एक ऐसी दृष्टि जिसमें कोई जाति नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी जो लड़ाई है हमारी, वो जो निष्पन्द पड़ी हुई व्यवस्था है उसके विरुद्ध है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। हमारी जो लड़ाई है मामूली आदमी की सत्ता के पक्ष में है। एक जो मामूली आदमी है उसके किरदार को कब महत्ता मिलेगी, कब आप समझेंगे कि इसकी ज़िंदगी बदलने का ठेका आपका ही है। और ये ठेका नैसर्गिक रूप से आपका है। ये जो ठेका है ये प्राकृतिक रूप से आपने हासिल किया है कि आपके पास रोटी है तो इस रोटी में उसकी हिस्सेदारी है। तो जो पसीने की कमाई खाने वाले लोग हैं, जो पसीना खेतों में बहाते हैं, जिनकी वजह से आप अनाज खाते हैं, तो उसमें उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? सवाल ये है। और इस मुद्दे पे मैं चाहूँगा कि लोगों के बीच में जाऊँ और लोगों से कहूँ कि भरोसे की लड़ाई लड़िए, उम्मीद की लड़ाई लड़िए और इस लड़ाई में हार और जीत से परे अपने सपनों की खोज करिए। थैंक यू।